चर्चाएँ चल रही है कि आप मंत्री बन रहे हो। संभव भी है संभव भी है और इसको क्या कहा जाए जो चीज़ पार्टी और प्रभु के हाथ में है, अपराध चाहे महिला के साथ हो, बुजुर्ग के साथ हो या किसी के साथ हो। सरकार की यह भावना निश्चित नज़र आनी चाहिए कि सरकार अपराध से मुक्ति चाहती है और अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है। माने कि बड़ी मगरमच्छ पकड़े जाएँगे अब, जेल में होंगे। नहीं, जेल में अगर नहीं होते हैं, तो ये जनता के साथ अन्याय होगा और भारतीय जनता पार्टी तो अन्याय के खिलाफ लड़ने और न्याय दिलवाने के लिए शासन में आई है। जयपुर के सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए भाजपा के विधायक गोपाल जी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका पहले। धन्यवाद, आभार। राजस्थान सरकार के भावी कैबिनेट मंत्री से बातचीत कर रहा हूँ मैं। कुछ कह नहीं सकते। कुछ ऐसा मैसेज क्योंकि आपके सूत्र काफ़ी एक तरह से कहें कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। 1:30 बजे का बोला था और 1:30 बजे मीटिंग हुई थी। हाँ, लेकिन मैंने इसमें कभी रुचि नहीं ली अभी तक। चर्चाएँ चल रही है कि आप मंत्री बन रहे हो। संभव भी है संभव भी है और इसको क्या कहा जाए जो चीज़ पार्टी और प्रभु के हाथ में है, उसमें मनुष्य को ज़्यादा विचार करने का कोई लाभ नहीं होता। अब शपथ लेने से पहले कई ऐसे मुद्दे जो आपके जब आप चुनाव प्रचार में गए थे आपके विधानसभा क्षेत्र में, कई ऐसे मुद्दे आए थे, उनको पूरा करने का आप पर भार रहेगा। क्या ऐसे मुद्दे जो प्रमुख रूप से सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जब बताए थे, वो आप शपथ लेने के वक़्त आप याद रखोगे, वो आपके माइंड में होगा कि 5 साल जनता के हित में जो वादे किए थे, वो उनको पूरा करना है? सिविल लाइन्स क्षेत्र के लिए मैंने हमेशा एक ही एजेंडा सामने रखा है कि एक माता के प्रति पुत्र का जो कर्तव्य होता है वह पालन होना चाहिए और सिविल लाइन्स की जनता मेरी माँ की तरह है। राजस्थान की धरती, जिस धरती ने हजारों वर्षों से हमारे परिवार को, राजस्थान के लाखों करोड़ों परिवारों को शरण दी है, राजस्थान के स्वाभिमान की विश्व स्तर पर रक्षा की है, राजस्थान में सौहार्द भावना का एक ऐसा इतिहास लिखा है, तो बार-बार मन में एक कल्पना आती है कि हम मिल-जुल कर आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करें, जहाँ पर 3 चीज़ें सुनिश्चित हो। एक है अपराध मुक्ति। अपराध चाहे महिला के साथ हो, बुजुर्ग के साथ हो या किसी के साथ हो। सरकार की यह भावना निश्चित नज़र आनी चाहिए कि सरकार अपराध से मुक्ति चाहती है और अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है। दूसरी चीज़ है, राजस्थान के अंदर बेरोज़गारी बहुत अधिक है। राजस्थान का नीचे से नंबर आता है। यह जो बेरोज़गारी पैदा हुई है, इसको पैदा करने में कांग्रेस सरकार की गैर जिम्मेदाराना नीतियाँ जिम्मेदार है और ये उसी तरह की स्थिति है कि जैसे राजस्थान के नौजवानों को बिना किसी उद्देश्य के ऐसे झोंक दिया गया, कभी पेपर आउट करवा के, कभी उनको रोजगार नहीं दे करके, कभी 4-4 5-5 साल तक नियुक्तियां नहीं दे करके, तो लोगों का रोजगार युवाओं का ये दूसरा विषय है। और तीसरा विषय है, राजस्थान को भ्रष्टाचार के राज में तब्दील कर दिया गया है। जिस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को सरकार ने हमेशा बयान देने का आधार बनाया, आज उसके 90% मामलों को सैंक्शन देने से इसी पिछली सरकार ने रोका हुआ था। तो हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और अत्याचार के मुद्दे के ऊपर राजस्थान को खुशहाल राजस्थान के रूप में देखना चाहते हैं और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सुशासन हमारे सामने आदर्श है। एक्शन प्लान तो पहले ही दिन ही आ गया कि जब
शपथ ली और अगले दिन मीटिंग हुई, तो उसमें तय होगा कि एसआईटी टीम गठित हो गई, एंटी गैंगस्टर जो टास्क फोर्स है उसका गठन हो गया। जो युवा पिछली सरकार में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको उम्मीद जगी है कि भाजपा जो संकल्प पत्र में वादे किए थे, उनको पहले दिन कुछ चीज़ें हैं, जो उनको एक तरह से कहें कि अपना नज़रिया पेश कर दिया है। उम्मीद है 100% उम्मीद है। निष्पक्षता को लेकर क्योंकि एसआईटी का गठन ज़रूर किया है। निष्पक्षता को लेके देखिए उसका अगर हम कारण देखेंगे, तो जब-जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कदम ऐसे बढ़ाए हैं, जो कांग्रेस राज में नहीं हो सके हैं। जैसे राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था। महिला शिक्षा में तो नीचे से नंबर आता था, वही पुरुष शिक्षा में स्थिति थी। लेकिन जब 1990 से 98 तक भैरों सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री बने, तो भारत के अंदर शिक्षा में प्रथम पुरस्कार राजस्थान को दिया गया। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय जैसी योजना चलाने का काम किया। उसकी परिणति यहां तक थी कि गांव में कोई भी आदमी रात को भूखा नहीं सो सकता। यही हमारा सपना है, यही नरेंद्र मोदी जी का सपना है, यही दीनदयाल जी उपाध्याय की विचारधारा है। ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो आप क्योंकि जब अशोक गहलोत जी थे सरकार में तब भाजपा ने ये चीज़ कही कि हम सब चीज़ों की जाँच करेंगे। जब पिछली बार वसुंधरा सरकार आई तब जाँचें नहीं हुई, फिर अशोक गहलोत की वापस सरकार आई, फिर भी जाँचें नहीं हुई। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अब भाजपा सरकार वापस आ गई है। जो चीज़ें कही गई थी क्योंकि जब प्रोटेस्ट किया गया था, ये कहा गया था कि कांग्रेस के नेताओं का पेपर लीक में हाथ है। माने कि बड़ी मगरमच्छ पकड़े जाएँगे अब, जेल में होंगे। नहीं, जेल में अगर नहीं होते हैं, तो ये जनता के साथ अन्याय होगा और भारतीय जनता पार्टी तो अन्याय के खिलाफ लड़ने और न्याय दिलवाने के लिए शासन में आई है। तो निश्चित रूप से इनको जेल की सजा तो काटनी पड़ेगी। एंटी गैंगस्टर एक्ट माफ़ कीजिएगा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है। हमेशा से दिनेश एमएल जो कि एक बड़ा चेहरा रहे, राजस्थान के दबंग कहे जा सिंघम कहे जाते हैं, उनको इस बार कमान दी गई है। क्या लगता है कि यूपी की तर्ज पर राजस्थान में भी गैंगस्टर आउट होंगे? देखिए यूपी की तर्ज एक अच्छी तर्ज है, क्योंकि उस तरह का उदाहरण अभी तक देखने में नहीं आया। लेकिन क्या उससे आगे कोई कदम नहीं हो सकता? ये प्रयास तो किए गए, घर तोड़े गए। हाँ, उससे भी और ज़्यादा परिश्रम करके, ज़्यादा अच्छे रास्ते भी निकाले जा सकते हैं। एनकाउंटर। नहीं, इनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। इनकाउंटर हमेशा मजबूरी में होते हैं। कई जानबूझ करके भी हो सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जब जवानों के ऊपर सीने पर गोलियाँ आ रही हो, क्या करें जवान? नहीं, आजकल जैसे कि यूपी में हुआ था, यूपी के बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो क्रिमिनल थे उन्होंने राज्य छोड़ दिया। राजस्थान में ये कई चीज़ें आई कि जितने भी गैंगस्टर हैं, कई ज़्यादातर, उन्होंने राजस्थान में अपने आप को महफूज़ समझा। यहाँ पर सडनली यही वजह है कि पिछले 5 साल जो क्राइम देखने को मिला, इसको लेकर ही कहीं न कहीं जब माँग उठी गई थी सीएम बनाने की, बाबा को बना दो सीएम। आप सही कह रहे हैं। ये गलती पहले भी गैंगस्टर और अपराधी और उग्रवादी कर चुके हैं, जिसका भुगतान भाजपा ने ही किया था, उनको निपटाया था। पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आपको ध्यान होगा आईएसआई और उग्रवादी संगठनों ने जयपुर से लेकर गंगानगर तक को अपना केंद्र बिंदु बनाया था और बहुत बड़े-बड़े उग्रवादियों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। जब भाजपा की सरकार आई, तो वे सब या तो सलाखों में पाए गए और या उनको मरा हुआ देखा गया। आप अपने क्षेत्र को हमेशा मिनी पाकिस्तान क्यों कहते हैं? मैं अपने क्षेत्र को नहीं कहता, पूरे राजस्थान पूरे राजस्थान को भी नहीं कहता। मैं पूरे देश के बारे में जब सोचता हूँ, तो मुझे सरदार पटेल की जवाहरलाल नेहरू जी को लिखी हुई चिट्ठियाँ याद आती है, जो उन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद लिखी कि जवाहरलाल, इस देश में मिनी पाकिस्तान मत बनने देना, नहीं तो भारत माता का वही हाल होगा, जो 47 में हुआ था। मुझे सरदार पटेल के वो पत्र
बार-बार जागरूक करते हैं। अब आगे 5 साल जनता क्या देखे भाजपा? भाजपा के तौर पर राजस्थान की जो 5 साल की कमान दी है हाथों में, राजस्थान की जनता कितना आश्वस्त रखें अपने आप को? पूरा आश्वस्त रखें। अच्छा, अब सीधे मंत्रिमंडल की बात करते हैं। आपके सूत्र क्या कहते हैं? कब तक? नहीं, मैं अपने बारे में कभी सूत्रों पर आधारित नहीं होता और न खबरों का आधार कभी सूत्रों को बनाता था। पुख्ता खबर है फिर तो। जब तक पूरे प्रमाण हमारे सामने नहीं हों, तब तक कोई खबर मैंने आज तक लिखी नहीं है। तो इसके बारे में तो मेरे पास कोई सबूत है नहीं, तो बोलना भी उचित नहीं है। आपके अंदाज़ से कब तक हो जाएगा मंत्रिमंडल का गठन? जल्दी हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। अच्छा एक दूसरा अंतिम सवाल कहूँगा मैं कि राजस्थानी भाषा भाषा को लेकर माँग की जा रही थी हमेशा, कांग्रेस सरकार में भी की जा रही थी, भाजपा सरकार में की जा रही थी, भाजपा की वापस सरकार बन गई। कई ऐसे युवा विधायक जो अभी चुनकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम राजस्थानी भाषा में शपथ लेना चाहते हैं। हाँ, देखिए राजस्थानी भाषा में शपथ लेने का उनको अधिकार है कि नहीं है, इसको मैं पूरी तरह से प्रामाणिक तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने के विषय को लेकर कई बार विधानसभा में मैंने डिबेट सुनी है और हमेशा यह चर्चा का विषय रहा है। इसके अलग-अलग पक्ष रहे हैं। तो इसके बारे में एक निश्चित राय के ऊपर अगर पहुँच पाते हैं, तो यह अच्छी बात है। इसके लिए मानक भाषा बने, जिसमें सभी क्षेत्रों के लोग ठीक से उसको समझ सकें, लिख सकें, बोल सकें। तो विषय बहुत अच्छा है और अगर राजस्थानी भाषा में शपथ लेना चाहते हैं, उनको इससे खुशी मिलती है और सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती है, महामहिम राज्यपाल महोदय को, तो इससे ज़्यादा क्या अच्छी बात होगी। आप ब्राह्मण चेहरे हो, सीएम ब्राह्मण चेहरा बना है। लेकिन कई ऐसी जातियाँ हैं जो कि इस बार अपने आप को ठगा-सा महसूस कर रही है भाजपा की ओर से। कह रही है कि भाजपा ने हमें ठग लिया, वोट तो दे दिया लेकिन ठग लिया। देखिए मेरे साथ ये है कि मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं भारतीय भी हूँ, मैं मानव भी हूँ और मानव होने के नाते चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो मेहरा समाज हो, चाहे वो कुमावत समाज हो, चाहे वो बैरवा समाज हो, चाहे वो खटीक समाज हो, चाहे गूजर समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे मीणा समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, इन सब को मैं अपने जैसा ही पाता हूँ। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब जब मंत्रिमंडल गठन होगा तो माना जा रहा है कि जातीय समीकरण को बहुत ध्यान रखा जाएगा क्योंकि फाइनल लोकसभा का बाकी है अभी। वो कांग्रेस ने स्थितियाँ ऐसी बना दी कि राजस्थान को एक जातीय प्रदेश में बदल दिया। इससे जातियों का फायदा नहीं हुआ, इससे उनका नुकसान हुआ। उनके नेतृत्व को खत्म कर दिया। जो जातियाँ एकजुट होकर के पहले समाज सुधार की बात करती थी, अपने बीच की कुरीतियों को हटाने की बात करती थी, उनको ला करके राजनीति से जोड़ दिया। उनके मंचों पर भी राजनेता देखे जाते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन फिर भाजपा में भी यही है ना, वो भी जातिगत देखते देते समीकरण देखते कि यहाँ पर नहीं, किसका इसका उसे ज़्यादा उपाय क्या है? टिकट एक तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर किसी जाति के 1 लाख मतदाता हैं, आप उनको मत दीजिए टिकट, कहिए कि हम तो जाति को नहीं मानते हैं, तो जीत जाएगा। मतलब आपकी नज़र में ये चीज़ें गलत है? या सही? नहीं, मेरी नज़र के अंदर ये है कि चीज़ों को सुखद बनाया जाना चाहिए। आपस में एक-दूसरे को देख कर के खुशी का अनुभव हो। जैसे हमारे सीमा के ऊपर लड़ने वाले कोई जवान शहीद होते हैं, तो उनकी जाति क्यों देखी जाए? हमारा एक बच्चा बहुत अच्छा परिश्रम करके अपना नाम रोशन करता है, तो जाति क्यों देखी जाए? भारत माता के बच्चे हैं वो। जाते-जाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ, संसद में जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, उपराष्ट्रपति के पद को लेकर, प्रधानमंत्री के पद को लेकर, कई ऐसी टिप्पणियाँ की जा रही है। देखिए अगर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को चोट पहुँचाई जाती है, तो ये देश को चोट पहुँचाना है। एक बार जवाहरलाल नेहरू
विदेश गए थे, तो उनकी किसी ने वहाँ आलोचना कर दी थी। तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री गुरुजी थे, उन्होंने उस घटना की निंदा की। बोले वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आलोचना हम वहाँ सहन नहीं करेंगे। तो भाव तो हमारे ये होने चाहिए। आपकी आलोचना करने वालों से बातचीत हुई आपकी? प्रताप सिंह खाचरियावास। मेरी तो होती रहती है, मैंने तो उनके घर जाकर के माता-पिता जी के चरण स्पर्श करके वोट माँगे हैं। वो लोग जान गए, हाँ? अब तो जान गए। नहीं, मेरे को शुरू से जानते हैं, मैं हर परिवार की शादी-विवाहों में हर मौके पर रहा हूँ, मेरे लिए छोटे भाई की तरह से हैं। वो क्यों नकारते रहे? वो इसलिए भूल गए होंगे। जनता ने याद दिला दी, हाँ, जनता ने याद दिलाया तो भी याद आया कि नहीं पता नहीं, मतलब अभी तक भी है कुछ। अभी तक भी नहीं आया हो, अच्छा, ज़्यादा आप मार्जिन की उम्मीद करते हो। आखिरी सवाल, सटीक जवाब चाहिए। क्या आपका पसंदीदा विभाग, जो कि राजस्थान सरकार में आप अपनी भागीदारी निभाएँगे, तो पसंदीदा विभाग बताइए? आखिरी सवाल। देखिए, मेरी पसंदीदा जो है, वो जनता है। जनता को जिससे खुशी मिले, मैं जब माताओं की आँखों में देखता हूँ, तो जो करुणा की झलक देखता हूँ, उसमें संतृप्ति का भाव आए, ऐसी कोई भी चीज़ मुझे पसंद है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे गोपाल जी शर्मा, जयपुर की सिविल एंड विधानसभा से चुनकर आए हैं। शपथ लेने से पहले हमसे इनसे बातचीत की और ख़ास तौर पर मंत्री पद को लेकर इनके कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मंत्री बनने जा रहे हैं। हालाँकि इन कयासों पर इन्होंने कुछ ऐसे रोचक, जो कि नेता आजकल देते हैं, उसी तरह का जवाब दिया। लेकिन ख़ास तौर पर क्योंकि भाजपा की सरकार बनी है, विधायक शपथ लेने वाले हैं, ऐसे में कयास ज़रूर लगाए जा रहे हैं कि किनको क्या मिलेगा। पहली सूची 15 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें कई वसुंधरा खेमे के भी नाम हैं। हालाँकि खेमेबाजी से हम दूर रहते हैं क्योंकि पहली बार से विधायक है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर ये जीत के आए हैं और ऐसे में अब जब विधानसभा में शपथ लेंगे और उन कामों को लेकर लेंगे जो कि इन्होंने वादे जनता के लिए, जनता के हितों को लेकर किए गए थे, उन वादों पर खरा उतरने का इन पर भार अब रहेगा। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।